हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू C10 एजुकेयर। C10 एजुकेयर की डिजिटल क्लासेस में मैं करण सर आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम सब मिलकर लास्ट ईयर के PYQs को, बोर्ड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने मैथ्स 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर का 1-2 मार्क के क्वेश्चन तक सारी चीजों को, सारी PYQs को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 3 और 4 मार्क के IMP PYQ सॉल्विंग करने वाले हैं। IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले, चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके बारे में कुछ ना कुछ बेसिक्स मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था इस चैप्टर के बारे में। अब यहाँ पर आप लोग जो सामने देख पा रहे हो, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक बिल है। ये क्या है? एक बिल है। ओके, अब आप जब भी किसी भी मॉल में जाते होंगे, डीमार्ट जाते होंगे, किसी भी सेशन में जाते होंगे, या फिर कहीं पे भी जब आप जा रहे हो, तो आपको आपका कोई भी परचेस करने के बाद जो एक बिल दिया जाता है, उस बिल के ऊपर एक टैक्सेबल वैल्यू के बाद CGST और SGST का अमाउंट भी काउंट करके फिर टोटल अमाउंट को बोल सकते हैं प्लस करके फिर जो नया अमाउंट आता है, जो एक फाइनल अमाउंट बनता है, वो आपको पे करना पड़ता है। जहां तक कि आप देख सकते हो कि 20-25 रुपए कुछ ज्यादा आपको पे करना पड़ता है एट दैट टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे जो हमारे पास एक बिल है, ये किसी होटल का बिल है और उसका नाम है फूड जंक्शन, ये खेड़ शिवपुर पुणे, और जो बिल नंबर है वो है 58। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, GST नंबर जो कि 15 डिजिट्स का होता है, आपको याद रखना है। इनवॉइस डेट वो, और अब यहाँ देखिए 1-2 ये जो आपके ये SAS मतलब सेक्शन है, ये फूड आइटम्स, वो लिखा है क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, CGST, SGST। अब देखो इसमें होता क्या है, फूड आइटम्स के नाम लिखे, कॉफी, मसाला टी, मसाला डोसा, ठीक है, उसकी क्वांटिटीज लिखी है, उसका रेट बताया हुआ है। अब जब भी किसी होटल में जाते हो, तो यहाँ पर वो डिश का नाम लिखा होता है और आगे आने पर आपको उसका रेट बताया होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक, मतलब अगर मसाला डोसा का रेट वहां पे 60 रुपए लिखा है, तो मतलब एक मसाला डोसा लोगे तो 60 रुपए का, 2 मसाला डोसा लोगे तो 120 रुपए का, बराबर। तो रेट और टैक्सेबल अमाउंट में यही अंतर होता है कि जब आप क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका टैक्सेबल अमाउंट निकलता है। जैसे यहाँ पे कॉफी थी, कॉफी की क्वांटिटी एक ही थी, उसका रेट था 20 रुपए, ठीक है, तो 20 into 1 20 रुपीज, एक ही हुआ। मसाला टी, उसका रेट था 10 रुपए, क्वांटिटी थी एक, इसलिए टैक्सेबल अमाउंट विल भी 10 रुपए। मसाला डोसा 60 रुपया एक डोसे का रेट है, तो 2 डोसे का हो जाएगा 120 रुपीज। कितना हो जाएगा? 120 रुपीज। यहां तक समझा? यहां तक समझा? ओके। अब देखो CGST और SGST दोनों सिमिलर होते हैं, इसके अंदर कहीं पे भी कुछ भी चेंज होता नहीं है। जैसे कि अगर CGST का रेट 2.5% है, तो इसका भी रेट 2.5%, इसका रुपीज 0.50 आया था, इसका भी रुपीज 0.50 पर रुपीज ही आएगा। जैसे इसका रेट 0.25% है, तो इसका भी रेट क्या हो जाएगा? 2.5%। इसका रुपीज 0.25 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? रुपीज 0.25। जैसे इसका रेट 2.5 था, इसका रेट भी 2.5, इसका रुपीज 3 आया, तो इसका भी क्या आएगा? रुपीज 3 ही आएगा। ओके, अब इन तीनों को प्लस किया तो कितना रुपीज हो गया? 3.75। उसी प्रकार जब इन तीनों को भी प्लस करेंगे तो टोटल रुपीज कितना होने वाला? टोटल रुपीज हो जाएगा 3.75। इनको और इनको प्लस कर दो बेटा, 3.75 आपने जब 3.75 प्लस 3.75 किया, तो यू विल गेट 7.50। कितना मिलेगा आपको? 7.50। और आपका ग्रैंड टोटल कैसे होगा? 150 प्लस ये, अब 150 प्लस 7.50 किया तो एडिशन पे 05.751, मतलब 157.04, और ये आएगा आपका फाइनल अमाउंट। आपको पेपर में बिल बनाने को आ सकता है, तो आपको जो चीजें याद रखनी है, ये तो चलो थोड़ा इजी बात है, आप कर जाओगे, ठीक है, लेकिन यहाँ के जो सेक्शन है, ये सेक्शन को भी आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वहां पे आपको टैक्स इनवॉइस की सर्विस बता देनी है, होटल का नाम कहाँ पर स्थित है, वो इनवॉइस नंबर जो भी डालो, मोबाइल नंबर डाल दो, ईमेल डाल दो, डेट डाल दो, बस ये डालो कि GSTN नंबर जो रहता है वो कोई भी, मैं तो बोलूंगा GST नंबर ध्यान में कर लो, या तो ये याद रखना कि 15 डिजिट्स का ही होना चाहिए, 16 या 15, मतलब 16, 17 या 14 का मत लिख देना, तो वरना आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो होप सो ये आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा। तो इसके साथ हम लोग अभी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट, अभी देखो क्वेश्चन है थोड़ा एक वर्ड प्रॉब्लम एक्टिविटी बेस्ड। स्मिता हैज इन्वेस्टेड रुपीज 12,000 एंड परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 2। अब देखो फेस वैल्यू 10 रुपीज और उसके बाद प्रीमियम 2 रुपीज का लग गया, तो बेटा मार्केट वैल्यू क्या बन जाएगी?
12 रुपीज। कितनी बन जाएगी? 12 रुपीज। जो मैंने आपको बताया है कि फेस वैल्यू पे जो भी डिविडेंड लग जाए, कभी फेस वैल्यू पे अगर प्रीमियम लग जाए तो वो उसको प्लस करके आगे बढ़ा देता है, बराबर। अगर फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपए थी, उसके बाद प्रीमियम लगा 2 रुपए का, तो आपकी मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली बनने वाली है 12 रुपीज। क्या बनने वाली है? 12 रुपीज। अभी इसी को यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अगर इसी को यहाँ पे हम लोग देखें, जैसे फेस वैल्यू ₹10, प्रीमियम ₹2, तो फेस वैल्यू ये एफआई होगा और यहाँ पे आएगा प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम ₹2 है, तो 10 + 2 और ये हो जाएगा 12 रुपीज, बराबर। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं? टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये दिया है 12,000 और एमवी मार्केट वैल्यू क्या है? 12, आपने लिखा 12, 12 वन जा 12, ये हो गया 1000, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 1000। तो स्मिता परचेस 1000 शेयर। याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो अपॉन उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू, नॉट फेस वैल्यू बेटा, ऑलवेज मार्केट वैल्यू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 2360। अब देखो उसने बोला टोटल वैल्यू विथ जीएसटी। क्या बोला है? टोटल वैल्यू विथ जीएसटी। ये यहां पर ना एक कॉमन सी बात है, वहां पे उसने टैक्सेबल वैल्यू लिखा है, क्या नहीं? टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके अंदर जीएसटी ऐड होता नहीं है, जिसके अंदर जीएसटी ऐड होता नहीं है। लेकिन अगर उसने विथ जीएसटी बोली कोई वैल्यू, क्या बोली है? विथ जीएसटी, मतलब ये 2360 जो अमाउंट है ना, इसके अंदर कुछ तो एक टैक्सेबल अमाउंट भी इंक्लूड है और कुछ तो एक टैक्स है जो आपका, जो आपकी जीएसटी है वो भी इंक्लूडेड है। अब आपको पता नहीं आपकी जीएसटी कितनी है और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, तो सॉरी। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते समय हमको यही देखना है, उसने हमको जीएसटी का रेट बता दिया। क्या बोला है? रेट बता दिया हमने, उसने उसको हमको बोला रेट ऑफ जीएसटी। क्या बताया? रेट ऑफ जीएसटी उसने हमको दिया 18%। कितना दिया हुआ है? 18%। ये देखो, अब देखो क्वेश्चन में हमको लास्ट में ना टैक्सेबल वैल्यू बतानी कार की। अब देखो टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार विथ जीएसटी ₹2360 और रेट ऑफ जीएसटी भी हमको पता है, तो हम क्या करेंगे? हम बता देते हैं लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार, क्या बोलते हैं? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार इज एक्स रुपीज। क्या बोलते हैं? इज एक्स रुपीज, मतलब जो भी टैक्सेबल वैल्यू है कार की वो एक्स रुपीज है, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। अब आपको एक बात पूछता हूं, जब हमको एक टैक्सेबल अमाउंट दिया जाता था और हमको रेट ऑफ जीएसटी निकालना होता था, तो हम लोग कैसे निकालते थे? हम लोग कैसे निकालते थे? अगर हमको अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ जीएसटी हमको फाइंड आउट करने बोला जाता था, तो हम लोग कैसे करते थे? जो भी टैक्सेबल वैल्यू रहती थी, मान लो हमारे पास टैक्स है, इनटू क्या करते थे? उसके ऊपर 18% लगा देते थे हमारा, बराबर 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 कि नहीं? राइट, क्योंकि 18% की जीएसटी बोली थी हमको, जो उसका रेट दिया था, तो ये एक्चुअली 18x/100 हो जाएगा, बराबर। क्या हो जाएगा? 18x/100। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या आ गया मेरा? मेरा अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या आ गया बेटा? अमाउंट ऑफ जीएसटी मेरा आ गया 18x/100 और मेरा टैक्सेबल वैल्यू क्या है टॉय का? एक्स रुपीज। ठीक है, तो मेरे को मेरा टैक्सेबल वैल्यू मालूम पड़ गया और अमाउंट ऑफ जीएसटी मालूम पड़ गया, बराबर। अगर मेरे साथ कोई पूछता है कि टोटल अमाउंट किसी भी टॉय कार का होगा, तो वो क्या होगा? टोटल अमाउंट अगर किसी भी चीज का अगर आप लोगे तो क्या होगा? क्या होगा कि एक टैक्सेबल वैल्यू थी वो प्लस जीएसटी की वैल्यू, दोनों को ऐड करेंगे तो हमको हमारा टोटल अमाउंट मालूम पड़ जाए, बराबर। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या कंसीडर की मैंने? एक्स रुपीज, प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या है? 18x/100। क्या है? 18x/100 और टोटल अमाउंट कितना था हमारा? 2360। हो जाएगा 2360 इज इक्वल टू x प्लस 18x/100। यहां तक समझा? यहां तक समझा? यहाँ तक होप्स तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, ये पूरे के अपॉन में 100 नहीं है बेटा, सिंगल 18x/100 है, तो मैं क्लियर आउट करता हूँ। या अब यहाँ से देखो आगे बढ़ते हैं। अभी 2360 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स 100x और ये हो जाएगा 100x प्लस 18x अपॉन में 100, बराबर। ये हो जाएगा 2360 इज इक्वल्स टू 118x अपॉन 100। ये 100 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2360 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 118x। दोनों मल्टीप्लाई होगा 2360 और ये 2 0 एक्स्ट्रा इज इक्वल्स टू 118x। ये मल्टीप्लाई में देगा तो 236000 डिवाइड बाय 118 इज इक्वल्स टू x, ऐसा हो जाएगा।
यहाँ तक समझा अच्छे से? यहाँ तक एकदम होपफुली बहुत अच्छे से समझा होगा। कुछ बोला नहीं मैंने, कुछ समझाया नहीं मैंने। क्या बोला बस कि अगर हमको टैक्सेबल वैल्यू जो विथ जीएसटी दे दिया है टोटल अमाउंट, तो अब ना तो मुझे पता है कि इसके अंदर जीएसटी का अमाउंट कितना है, ना तो ही मेरे को मालूम है इसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। ठीक है, दोनों ही नहीं मालूम है मेरे को। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा एक बात सोचा कि मेरे को टोटल अमाउंट कैसे मालूम पड़ता है, टैक्सेबल वैल्यू होती है, जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वो प्लस जीएसटी का अमाउंट होता है, वो दोनों को जोड़ देता हूं, मेरे को टोटल अमाउंट मालूम पड़ जाता है। तो जो टैक्सेबल अमाउंट है मुझे पता नहीं, तो मैंने उसको एक्स कंसीडर कर लिया। क्या कर लिया, एक्स की टैक्सेबल वैल्यू इज एक्स रुपीज। ठीक है, मैं अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे निकालता हूँ, जो भी रेट मेरे को दिया रहता है उसको टैक्सेबल वैल्यू पे लगा, तो मुझे अमाउंट ऑफ जीएसटी मालूम पड़ता है इस तरीके से। बराबर, मैंने वैसे ही करके निकाल लिया अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब एक्स को और इसको प्लस किया तो मेरा टोटल अमाउंट है, मैंने वही किया। आफ्टर सॉल्विंग दिस में यहां तक आ गया हूं, आफ्टर सॉल्विंग दिस में यहां तक आ गया हूं। अब मैं 118 टू जा करूं, 8 टू जा 16 का 6 कैरी 1, 2 1 जा 2 हो गया 3 और 2 1 जा 2, 236 आ रहा है। आया ना, आया ना, मतलब 118 टू जा कटा 236 और 3 जीरो थे 1 2 3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2000 रुपीज। कितना आ गया 2000 रुपीज। हमसे लास्ट में क्या पूछा था उसने, व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द कार। बराबर, हमने क्या लेट किया था, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार इज x, x की वैल्यू कितनी आ गई 2000 रुपीज, मतलब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार रुपीज 2000। बराबर, इजी, होप सो समझा होगा। यहाँ पर अगर इसको एक्टिविटी में देखें तो ये जो फॉर्मूला इसने लिखा है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार ये x अपॉन 100 जो भी है, टोटल वैल्यू ऑफ कार इज इक्वल टू टैक्सेबल प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, जीएसटी। अब देखो 2360 ये थोड़ा यहाँ पे कंसीडरेबल है, ये इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा, ये इक्वल टू यहाँ कंसीडर मत करो, इक्वल टू यहाँ आएगा, तो हो जाएगा x अपॉन 18। बराबर, और ये हो जाएगा 18x। ठीक है, 18 एक लाइक, हाँ ये हो जाएगा 118 इंटू एक्स अपॉन 100। ये कैलकुलेशन किया, इंटू में 100 है, यहाँ पे 118 आया, कंसीडर किया है, ये 20 मल्टीप्लाई 2000, इजी। ये इसको इसके अंदर देखा वो चीजों को बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे समझा दिया है। सबसे पहले लेट करना है, ये फर्स्ट स्टेप है आपका, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एक्स रुपीज। फिर आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल लेना, आपने अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल दिया। अब आपको ये भी पता है और ये भी पता है, फिर टोटल अमाउंट क्या होता है कि जीएसटी, टोटल अमाउंट क्या होता है टैक्सेबल वैल्यू, ये होता है ना टोटल अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। बराबर, वो आप दोनों ने निकाला था, टैक्सेबल वैल्यू क्या थी एक्स, आपने लिखा एक्स, अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या था ये आपने लिखा ये। फिर आफ्टर कैलकुलेशन यू हैव गॉट आंसर 2000 रुपीज। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ जो टॉय कार की आई वो आई 2000 रुपीज। होप सो बहुत अच्छे समझा रहेगा, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, लिख के फिर इसको सॉल्व करो बिना देखे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आसान लग रहा है, अ शेयर इज सोल्ड द मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 1000। एक शेयर है जो मार्केट वैल्यू 1000 पे सोल्ड किया गया है, उसके ऊपर ब्रोकरेज पे करना पड़ा है 0.1%। फाउंड द अमाउंट ऑफ रिसीव आफ्टर सेल बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। अगर मतलब उसको बेचने कितना पैसा मिला ये बताना है बेटा। अब बहुत आसान है, मैंने बताया था कि हमेशा मार्केट वैल्यू के ऊपर ही ब्रोकरेज लगती है, जो भी उसके परसेंटेज ऑफ रेट है। तो यहाँ पे एमवी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका एमवी। ठीक है, एमवी कितना है 1000, 0.1, अब रेट है तो मतलब अपन में 100 रहेगा। बराबर, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 10 इंटू 0.1, अब 10 इंटू 0.1 करोगे आंसर क्या आएगा मेरे ख्याल से 1 रुपीज। क्या आएगा 1 रुपीज। अब मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज क्या होता है, मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। बराबर ना, मैं राइट बोल रहा हूँ ना, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, सेल, सेल के बाद 1000 रुपया सेल में गया था। बराबर, तो 1000 रुपया गया माइनस 1 रुपीज, कितना रुपया बचा उसको मिला 999 रुपीज। कितने रुपए मिले 999 रुपीज। बहुत आसान था कि 1000 रुपीज उसको अमाउंट मिला था, जिसके ऊपर उसने 0.1 की ब्रोकरेज दे दी, ये कटा 10 इंटू 0.1 किया, मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 रुपीज आया। इसका मतलब उसको जो भी पैसा मिलेगा उसमें से 1 रुपया उसको ब्रोकर को देना पड़ेगा। उसको टोटल पैसा मिला था 1000 रुपया, जिसमें से 1 रुपया उसने ब्रोकर को दे दिया, उसके बचे 999 रुपये उसके पास बच गए। इजी, टू इजी, सॉल्व हो गया। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझोगे, इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमको देख रहे हैं, हम लोग को दिख रहा है कि श्री माणिकलाल हैज परचेज 300 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू रुपीज 100। अब फेस वैल्यू की 100 रुपीज, उसने 300 शेयर खरीदे हैं फॉर मार्केट वैल्यू रुपीज 120, फॉर मार्केट वैल्यू रुपीज
120 याद रखना। अब उसका इन्वेस्टमेंट, उसको जो चीज मिलती है मार्केट वैल्यू पे मिलेगा शेयर का, ठीक है। फिर उसका जो डिविडेंड है वो 7% का था, तो ये एक्टिविटी हमको कंप्लीट करनी है। सबसे पहले फेस वैल्यू लिख दी, नंबर ऑफ शेयर्स लिख दिए, मार्केट वैल्यू लिख दी, बस। अब सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये तीन फॉर्मूला में शायद आपको सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला होता क्या है, आपको कहीं पे भी दिया रहेगा सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आपके लिए होता है मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। क्या होता है? मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ये एक फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। अब आगे है डिविडेंड। जब आपको डिविडेंड निकालने बोला है कि डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालते, क्या डिविडेंड पर शेयर निकालने बोला गया रहेगा तो आप कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड। ये फॉर्मूला भी एकदम से ध्यान में रखना है। क्या करना है? ये फॉर्मूला एकदम से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे क्या है? टोटल डिविडेंड अगर आपसे निकालने पूछे तो वो आप निकाल दोगे, जो भी आपका रेट और वो आएगा उससे क्या करने का, आपकी जो भी जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है उसको मल्टीप्लाई कर देने का। रेट ऑफ रिटर्न, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? रेट ऑफ रिटर्न। ये कैसे निकाला जाता है? रेट ऑफ रिटर्न निकाला जाता है डिविडेंड इनकम जो भी हुई है, क्या डिविडेंड इनकम जो भी हुई है डिवाइड बाय डिविडेंड इनकम डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड, मतलब जो ऊपर निकाला जाएगा वो इनटू 100। ये करोगे तो आपको रेट ऑफ रिटर्न पता चल जाएगा, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले एकदम से ध्यान में रखो, ये बार बार पूछे जाएंगे, आपको ये बताना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इजीली, बहुत आसान होगा। सबसे पहले बेटा आपसे पूछो व्हाट इज मार्केट वैल्यू। क्या है मार्केट वैल्यू? कितनी आई थी? मार्केट वैल्यू आई थी आप लोगों के लिए हो गई 120 रुपीज। आपने यहाँ पे लिखा 120 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, वो हो गए 300। टोटल इन्वेस्ट आया 36,000 रुपया। खत्म। डिविडेंड पर शेयर, फेस वैल्यू और रेट ऑफ रिटर्न। फेस वैल्यू कितना था बेटा? सिर्फ 100 रुपीज था। कितना था? 100 रुपीज। और रेट ऑफ रिटर्न क्या बोला? 7%। तो ये 100 से 100 कैंसिल, कितना रुपया बचा? 7 रुपया। ये भी हो गया। टोटल डिविडेंड की इनकम चाहिए तो 300 शेयर्स थे, इंटू 7 कर दो तो आंसर आएगा 2100 बराबर। अब इसको सॉल्व करना है, अब ऑल ओवर अगेन आपको इसको सॉल्व करना है। देखो डिविडेंड है 2100, तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ये देखो ये वो बन रहा है क्या कि 2100 अपॉन 36,000 इंटू 100, व्हाट विल बी द आंसर। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो भी कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो 2 7 7 3 21 और ये 0, ठीक है। 7 से नहीं काटते, 3 1 3 3 2 6 3 7 21 और ये 0। अब ये 2 6 12 और 2 3 6 2 5 10, मतलब कितना हो गया? 35 डिवाइड बाय 6। अब इसको काटो, 6 5 30, 5 बचा, फिर 6 4 48, 2 बचा, फिर 6 3 30, फिर 3 3 आता रहेगा, मतलब 5.43 कुछ ऐसा आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? 5.43% आएगा। क्या आएगा? 5.43। यहाँ के लास्ट वाले ब्रैकेट में आएगा 5.43%। कितना आएगा? 5.43%। बहुत इजी था एक्टिविटी को सॉल्व करना। इतनी इजी सी एक्टिविटी को सॉल्व करोगे आप लोग को 3 मार्क मिल जाएगा। तो मैं तो बोलूंगा बेटा एकदम फोकस्ड रहो, ध्यान दो, पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। पेपर आसान आता है अगर आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है तो। नेक्स्ट, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला देखो, अभी फॉर्मूला लिख लो एक जगह पे। सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या होता है? अब ये भी करा, अब भी करा है। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या होता है कि मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, बराबर। ये भी अभी आप लोग ने किया। फिर सम इन्वेस्टेड ये आप लोग को चाहिए ना, तो एग्जाम चलने से लास्ट में फिर लिख देने का। फिर डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव, उससे पहले आपको डिविडेंड रिसीव से पहले क्या निकालना पड़ेगा? आपको रेट ऑफ डिविडेंड पता चलेगा, जो भी दिया रहेगा। डिविडेंड रिसीव कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले आपको निकालना रहेगा कि जो भी आपकी फेस वैल्यू है इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, बराबर। और फिर लास्ट में जो भी शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर देने का, जो भी डिविडेंड का रेट आएगा। और रेट ऑफ रिटर्न क्या था? वो था डिविडेंड रिसीव, जो भी पैसा रिसीव करेगा, डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ये था फॉर्मूला, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले को अपने साथ रखते हैं, ये तीनों को भूलते नहीं। चलो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला सम इन्वेस्टेड पूछा है, 50 शेयर 10 रुपीज था, मार्केट वैल्यू 25 रुपये था, 50 शेयर लिए। तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला लिखोगे, सम
इन्वेस्टेड, क्या लिखोगे, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, क्या, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू कितनी है 25 रुपए लिख दिया, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 50, ये भी लिख दिया, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से इतना रुपीस, एम आई राइट, बराबर। तो सम इन्वेस्टेड आया है 1250 रुपीज। दूसरा था डिविडेंड रिसीव, क्या बताना उसको, डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आप लोगों को, फेस वैल्यू, लिखो फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, बराबर। फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, रेट ऑफ डिविडेंड 30%, बराबर। ये 3 रुपए आया, कितना आया 3 रुपया। तो डिविडेंड रिसीव कैसे निकालते हैं, 3 इंटू कितना था 50 शेयर्स थे, तो हो गया 150 रुपीज, कितना आया 150 रुपीज, ये भी हो गया, ये भी हो गया। याद रखना जितना शेयर्स रहता है ये ईच की वैल्यू है, जितना शेयर्स उसे मल्टीप्लाई करके ही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब ये थर्ड लास्ट, व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न, क्या, व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न, क्या आएगा, डिविडेंड का रेट, सम इन्वेस्टेड का रेट इनटू 100, बराबर। अब ये एक जीरो से ये जीरो को आपने काट दिया, या फिर ये जीरो से इस जीरो को काटो, ये 1500 हो जाएगा, मतलब एट दैट टाइम। देखो सॉल्व करो, आपको रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला देख रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो, डिविडेंड का रिसीव सिंपल इन्वेस्ट सम इन्वेस्टेड इनटू 100, डिविडेंड रिसीव हुआ है 150 रुपीज, ये आया था 1250 इनटू 100 करना है आपको। आपने क्या किया है, आपने एक जीरो से ये जीरो को हटा दिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, आपको मिला 1500 डिवाइडेड बाय 125। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखो 5 5 125 और 5 6 150 और एक जीरो बचेगा, बराबर। आप देखोगे इसको सॉल्व करते टाइम 5 1 5 5 1 5 और 5 2 10, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंटेज निकला, 12%। कितना परसेंट निकला, 12%। कितना परसेंट निकला, 12%। होप सो बहुत आसानी से समझा होगा, आई होप सो कि आपको ये बहुत ज्यादा आसानी से समझा होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये कुछ भी डिफिकल्ट था नहीं। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, देखो यहाँ पर एग्जैक्ट ये सारी चीजें जो यहाँ पे सॉल्व की एग्जैक्ट वो सारी यहाँ पर थी। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीजें, ये 3 चीजें याद रखोगे तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा नहीं। तो इसी के साथ आज का हमारा का ये वीडियो भी यहाँ पर खत्म होता है। मैं आपसे एक और बार बोलना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी पीवाईक्यूज को देखकर, हमारी वीडियोस को देखकर मैथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब नहीं करोगे तो लेट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो, उन बच्चों तक जरूर शेयर करो जो अभी भी कंफ्यूजन में है कि कैसे करें, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है, कैसे आता है, कंसेप्ट क्या होते हैं। उन लोगों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाओ ताकि वो लोग बहुत जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छे से लिख पाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।